सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि आपको कैसे पता चला है कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते। जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो आप कहां से ये बयान दे सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं? आप यानी राहुल गांधी पर सीधे तौर पर टिप्पणी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर बातचीत नहीं करें। हमारे सहयोगी राकेश कुमार रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। दरअसल दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में ईडी के कुछ सेक्शंस को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी, लेकिन दोनों को हाथ ही मायूसी लगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद दोनों को ही हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। साथ ही ये भी कहा कि हाई कोर्ट इन दोनों की जो याचिका है उस पर जल्द सुनवाई करे। दरअसल जब से भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई है तब से ही भूपेश बघेल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो गिरफ्तारी ना हो उनकी, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। डाक विभाग ने इस बात को लेकर के साफ किया है कि रजिस्टर्ड डाक बंद नहीं होने जा रही है, बल्कि रजिस्टर्ड डाक और बेहतर होने जा रही है। उसको मर्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके फीचर्स को और इनहेंस किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं डाक विभाग की तरफ से मिल सके। तो रजिस्टर्ड डाक है, अभी डिपार्टमेंट के दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं, एक रजिस्टर्ड लेटर वाला प्रोडक्ट है और एक स्पीड पोस्ट का है। तो दोनों ही बुकिंग से लेकर के और डिलीवरी तक दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। रजिस्टर्ड डाक एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी है और स्पीड पोस्ट एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे विभाग भी हैं जो स्पीड पोस्ट को भी एड्रेस स्पेसिफिक रूप में यूज़ करते हैं। बेसिकली रजिस्ट्रेशन एक फैसिलिटी है, वैल्यू एडेड सर्विस है। आप अगर कोई लेटर है जो कि ऑर्डिनरी मेल में आता है, अगर उसको रजिस्ट्रेशन के साथ बुक करते हैं तो वो रजिस्टर्ड डाक कहलाता है। तो अभी विभाग अपना पूरा माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में जो नया नवाचार कर रहा है, उसी प्रक्रिया के तहत रजिस्टर्ड डाक को जो स्पीड पोस्ट में अन्य सेवाएं जो उपलब्ध हैं उसके अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहा है। तो रजिस्टर्ड डाक कोई ऐसा बंद होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। यानी कि जो अभी तक सिक्योरिटी थी उसको और बढ़ाया गया है। इसमें फास्ट सर्विस देने की बात की गई है ताकि डाक सर्विस जो है, रजिस्टर्ड डाक समय पर और निर्बाध तरीके से लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। 15 अगस्त से फास्टैग की नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो कि प्राइवेट कार ओनर्स हैं, जो लंबा सफर तय करते हैं और कहीं ना कहीं वो तमाम तरह के टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं। आपको दिखाते हैं इसी तरह के टोल प्लाजा पे हम मौजूद हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो नया फास्टैग नियम है उसमें सालाना रिचार्ज करने की सुविधा जो है वो शुरू कर दी जाएगी और इसमें 3000 रुपये का आपको रिचार्ज करना होगा सालाना। आप 200 ट्रिप जो है वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। 200 ट्रिप का मतलब समझिए कि अगर आप एक टोल से गुजर जाते हैं तो उसमें आपका एक ट्रिप जो है वो मान लिया जाएगा। यानी अगर आप मान लीजिए यहाँ से एक गाड़ी निकली तो एक ट्रिप माना जाएगा। एक ट्रिप का मतलब हुआ कि 199 ट्रिप बचे। इसी तरीके से मान लीजिए आप दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं और टोटल 6 ट्रिप होती है और आना जाना 10 ट्रिप होता है, तो मान के चलिए कि 10 ट्रिप के इस्तेमाल के बाद जो है कुल मिलाकर के 190 ट्रिप बचेंगी। इसी तरीके से कहीं भी आप जाते हैं साल भर तक अगर आप 200 ट्रिप का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद भी आपका साल भर पूरा नहीं होता है तो आपको नॉर्मल तरीके से उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो अभी तक रिचार्ज होता आ रहा है। इसलिए माना जा सकता है कि 200 ट्रिप चूंकि आम तौर पे देखा गया है कि लोग उसका इस्तेमाल इतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए 200 ट्रिप काफ़ी ज़्यादा मानी जा सकती हैं। फिलहाल इससे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जो लगातार मूवमेंट करते हैं, अपने गंतव्य अपने घर तक जाते हैं बड़ी संख्या में, और उनका रिचार्ज जो है, उनका जो टोल प्लाजा पे जो कॉस्ट आता है वो हर ट्रिप में, हर आने जाने में
कुल मिलाकर के 2,000-2,500 रुपए लग जाता है। ऐसे में 3,000 रुपए का सालाना रिचार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने गंतव्य यानी अपने घर तक जा रहे हैं या फिर किसी भी हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो राज्य सरकार द्वारा मैनेज हाईवे नहीं होना चाहिए, वो NHAI के द्वारा मैनेज हाईवे ही होना चाहिए। और अगर ऐसा प्राइवेट या फिर राज्य सरकार द्वारा मैनेज हाईवे होगा तो उसमें आपको टोल वैसे ही देना पड़ेगा जैसे अभी तक आप देते आ रहे हैं। ये स्कीम सिर्फ NHAI के लिए लागू की गई है। इसके अलावा दूसरे प्राइवेट या फिर सरकारी राज्य सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं एक्सप्रेसवे हैं उनमें ये स्कीम लागू नहीं की गई है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी नालों के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। सारी नदियां विकराल रूप धारण किए हुए हैं और मैं इस समय बांदल नदी में हूं जो देहरादून के बिल्कुल एकदम पूर्वी छोर पर है। और इस नदी को आप देखिए, तेज़ बहाव है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और अमूमन तौर पर ये नदी इस तरह से बहती नहीं है, इसमें कम पानी रहता है। बहती तो रहती है, 12 महीने पानी भी रहता है लेकिन इतना नहीं रहता। और पिछले तकरीबन 24 घंटे से लगातार बारिश का जो सिलसिला है उसने जितने भी देहरादून के आसपास नदी नाले हैं, खाले हैं, उन सब में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। अभी इस नदी को देखिए, ये नदी आगे जाकर दूसरी नदी में मिल जाएगी। और इसका दूसरा छोर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरे छोर पे भी आप देखेंगे कि पानी की जो गति है वो बहुत तेज़ है और किसी भी तरह के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। और ये भीषण बारिश इस समय यहाँ पर हो रही है। तो और अभी मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि हैवी रेन का और पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है ताकि कोई किसी तरह की जान माल की हानि ना हो सके। और आज देहरादून में भी सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से लगता नहीं है कि आज दिन भर ये बारिश रुकने वाली है। इसीलिए सिस्टम अलर्ट पर ज़रूर रहे। सिस्टम का अलर्ट पर रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है हम लोगों का व्यक्तिगत तौर पर अपना अलर्ट रहना। नदी नालों से दूर रहें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आज भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो कल से ही मौसम इसी तरह बना हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। और कल से ये बारिश जो शुरू हुई, ये माना जा रहा है, जो मौसम विभाग का अनुमान है, आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह से बारिश जारी रहेगी। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर जो बारिश का इम्पैक्ट है वो राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों को अपने चपेट में लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बाढ़ की स्थिति की बात करें तो 3 नदियां हैं जिनका असर देखने को मिलता है। एक सरयू नदी है, दूसरा यमुना और गंगा। सरयू के किनारे अभी उतना बाढ़ का इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि नेपाल से पानी कभी कम छोड़ा गया है। लेकिन जो बुंदेलखंड से सटे हुए इलाके हैं, बुंदेलखंड में है जो मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, यमुना की बात करने खास करके, उसमें जलस्तर काफी बढ़ गया था, 5 मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि ये तो जरूर है कि थोड़ा कम हुआ है। तो उस यमुना के आसपास जो शहर हैं, आप चाहे हमीरपुर की बात करें, चाहे जालौन की बात करें या फतेहपुर की बात करें, वो पूरी तरीके से प्रभावित है। गंगा बेल्ट में भी कानपुर से ही देखा जा रहा है कि जो आगे का इलाका है उसमें पानी आसपास के जो किनारे हैं, वहाँ पर जो बसे गांव हैं, वहाँ पर घुस गया है। तो अभी जो बैराज हैं वहाँ से पानी खोला जा रहा है, चाहे सरयू नदी की बात कर लें या चाहे यमुना की बात कर लें, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लगातार आसपास के किनारों पर बढ़ रहा है। ये माना जा रहा है कि अभी 2-4-6 दिन उत्तर प्रदेश में कम से कम बाढ़ का हाल यही रहने वाला है। मौसम विभाग को भी जो अलर्ट दिया गया है वो कहा गया है कि 2-3 दिन तक उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में भारी बारिश होती रहेगी। लखनऊ से वीडियो सर राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी है। 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था कि पूरा सरकारी सिस्टम अलर्ट पर रहे। और चूंकि हैवी रेन उत्तराखंड में होने जा रही है। वैसे तो बारिश लगातार पिछले दिनों से चल रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से धुआंधार मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में हो रही है। देहरादून से लेकर के पौड़ी तक, उत्तरकाशी तक, उधर अल्मोड़ा, उधर पिथौरागढ़, धारचूला और तवा घाट तक
जो झरने हैं, जो प्राकृतिक झरने पहले नहीं थे, वो फूट पड़े हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पानी आ रहा है। अब आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि ये टिहरी ज़िले का क्षेत्र है और ये सोंग नदी है और यहाँ भी इस नदी का एक आलम देखिए पानी का, किस तरह से इस नदी में तेज़ी के साथ पानी लगातार बढ़ रहा है। ये बारिश लगातार अभी भी जारी है और तकरीबन 24 घंटे निरंतर बारिश को यहाँ पर देहरादून और आसपास के इलाकों में हो चुके हैं। और ये बारिश, ये नदी का बढ़ता हुआ पानी ये बताता है कि पीछे जहाँ भी इस नदी का उद्गम स्थल है या जिन जिन क्षेत्रों से ये नदी होकर गुजरती है वहाँ लगातार बारिश हो रही है। ये नदी आगे जाएगी और ये गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी का हाल आप देख ही रहे होंगे आजकल। ऋषिकेश में तमाम घाट डूब गए हैं। भगवान शिव की जो प्रतिमा है स्वर्ग आश्रम के पास, परमार्थ निकेतन के पास, उनके चरणों तक माँ गंगा पहुँच गई है। और यहाँ भी ऊपर भी आप देखेंगे तो मौसम का लुत्फ़ आपको दिखाई देगा। आप मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह से बादल लगे हुए हैं। इसीलिए सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट पर रहें और अपने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रखें। जहाँ नदी, नाले, खाले, जितने भी चाल खाल हैं, वहाँ से जहाँ पानी आ सकता है, बाढ़ की स्थिति हो सकती है, वहाँ से लोगों को दूर रखें। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसून की बारिश के बाद कई जिले अब बाढ़ की चपेट में। करीब 17 जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में करीब 402 गांव उत्तर प्रदेश के बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जलस्तर नदियों में तेजी के साथ बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे में लगातार उन तमाम जिलों की निगरानी कर रहे हैं, साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से अव्यवस्था उन जिलों में ना होने पाए। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कई मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है। इन मंत्रियों को यह दायित्व दिया गया है कि कहीं पर भी बाढ़ से जो प्रभावित जिले हैं वहां पर लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नोएडा के सेक्टर 62 इलाके में दिन दहाड़े एक कार के अंदर 2 युवकों की लाश मिली है। इसमें से एक सचिन नाम एक का बताया जा रहा है, दूसरे का नाम लक्ष्मी शंकर, उसकी उम्र 50 साल के आसपास है। जिस गाड़ी में डेड बॉडी मिली है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो सेक्टर 62 इलाके में ही इस गाड़ी को लाकर खड़ा किया गया और दिन में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी मिली कि संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई और उसके अंदर 2 लोगों की डेड बॉडी है, जिसके बाद दोनों लोगों की डेड बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। दोनों लोग खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं। इस तरीके की जानकारी शुरुआती तौर पर पुलिस को मिली है। पोस्टमार्टम के बाद ये बात क्लियर हो पाएगी कि मौत होने के पीछे का कारण क्या है। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि काफ़ी देर से गाड़ी के अंदर मौजूद थे। हो सकता है कल रात से इस गाड़ी के अंदर मौजूद हो और किसी तरीके की गैस बनने से इन दोनों की मौत हो गई हो। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है और वहीं इनके मोबाइल नंबरों की भी डिटेल पुलिस चेक कर रही है ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए कि मरने से पहले किन किन लोगों से इनकी फ़ोन पर बात हुई थी, किस किस लोकेशन पे ये लोग गए थे। तमाम एंगल्स पर पुलिस अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच चुके हैं, तो शाम तक ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि दोनों लोगों की मौत के पीछे क्या वजह है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को एक फर्जी वाड़े के मामले में गिरफ्तार किया, जिसकी पुष्टि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ई रजा ने की। बता दें कि ये मेरे पीछे जो आप प्लाट देख रहे हैं, ये एक बड़ा भूखंड जो अफसा अंसारी के नाम से था। 2021 में यहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा इसको पुट किया गया था और उसके बाद उमर अंसारी इस कुर्की के खिलाफ इन्होंने न्यायालय में 2025 में एक वाद दिया। वाद दाखिल होने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि अफसा अंसारी जो 50,000 की इनामियां हैं और फरार चल रही है, उनके हस्ताक्षर इस पर हैं। ये न्यायालय द्वारा और पुलिस द्वारा जांच की गई तो पता चला कि ये फर्जीवाड़ा है। इस कृत्य में उमर अंसारी और उनके वकील
लियाकत अली है वो मुख्तार अंसारी के भी वकील थे, अफजाल के भी थे और अफसाब अंसारी के भी वकील हैं। तो वो और उन अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसकी FIR भी दर्ज की गई। आज उन्हें गिरफ्तार कर जो लाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको जेल भेज दिया गया। सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। गाजियाबाद में यूपी STF की नोएडा यूनिट द्वारा एक फर्जी एम्बेसी चलाने वाले नटवर लाल हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके एम्बेसी में तमाम ऐसी गाड़ियां थी जो VVIP नंबर की थी। उसके अलावा काफ़ी आपत्तिजनक मोहरें और गृह मंत्रालय की कई लेटर हेड तमाम दस्तावेज बरामद हुए थे और खुलासा ये भी हुआ था कि आरोपी सेल कंपनियों की मदद से हवाले का कारोबार करता है। तमाम दस्तावेज STF द्वारा बरामद किए गए थे, लेकिन इसी बीच जब आरोपी हर्षवर्धन जैन की रिमांड STF ने दी और पूरे मामले की जांच शुरू की तो उस दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल हर्षवर्धन जैन के ससुर और साला उस कोठी से तमाम जो सबूत हैं, दस्तावेज हैं, उनको गायब करते हुए मिले और ऐसी CCTV फुटेज सामने आने के बाद STF ने हर्षवर्धन जैन के ससुर और साले को भी गिरफ्तार कर लिया है। STF के पास जो CCTV मौजूद है उसमें दोनों बैग भरकर उस फर्जी एम्बेसी वाली कोठी से तमाम दस्तावेजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे ताकि केस कमजोर किया जा सके। फिलहाल STF की टीम अब पकड़े गए ससुर और साले से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो दस्तावेज उनकी तरफ से यहाँ से चोरी किए गए थे उन दस्तावेजों को कहाँ रखा है और किस मकसद से उन दस्तावेजों को यहाँ से हटाया गया था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब पूछताछ जारी है। साले और ससुर से पूछताछ में कई अहम सुराग यूपी STF को हाथ लग सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। मेरठ के मोहद्दीनपुर इलाके में मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलप की जा रही देश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का शिलान्यास करने, भूमि पूजन करने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वदेशी अपनाइए। अगर आपको उपहार भी देना है तो कोशिश कीजिए कि स्वदेशी उपहार जो है व्यक्तियों को दिया जाए। साथ में जो स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनके समूह को उन्होंने राशि का जो है वितरण किया। मैं दिखा देता हूं, पहला चेक जो है ये 5,62,00,000 रुपया 50,000 का ये चेक है। एक ऐसा ही बड़ा चेक है और उसके साथ में जो है काफी सारी संख्या के चेक है। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। ये महिलाएं हैं जो लाभान्वित हुई हैं, अलग अलग तरीके से इन्हें चेक प्रदान किए गए हैं। क्या क्या इन चेकों का इस्तेमाल किया जाएगा, कितनी इन्होंने उम्मीदें की थी सरकार से। क्या नाम है आपका? स्वाति आर्य। किस राशि का चेक आपको मिला है? 5 लाख। क्या इस्तेमाल किया जाएगा इस चेक? स्पोर्टवेयर का काम है, जो स्पोर्ट के कपड़े बनाए जाते हैं, लोअर टी शर्ट हो गए, ट्रैक सूट, अपना बिजनेस के लिए लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आज लगा कि आज जो सपने हैं वो जमीन पर आ गए हैं, पूरे हो गए हैं। हाँ जी, पूरे। लगता है कि जो एक मेहनत आपने की थी आज साकार हो गई। हाँ जी, साकार हो गई। बिल्कुल इनकी मुस्कुराहट बिल्कुल साफ तौर पर कहती है कि जो उम्मीदें इन्होंने सरकार से की थी, सरकार उस पर 100% खरा उतरी है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ। बिहार के भागलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर सुल्तानगंज जा रही डीजे ट्रॉली जो है वो गड्ढे में गिर गई। हालांकि इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो चुके हैं, बुरी तरीके से घायल हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि डीजे ट्रॉली में कुल 9 लोग सवार थे और ये घटना उस वक्त हुई जब करंट की चपेट में जो है वो डीजे ट्रॉली आ गई। जब डीजे ट्रॉली रास्ते से गुजर रही थी उस वक्त जो तार था वो डीजे ट्रॉली के सामने आ गया। उस वक्त जो ड्राइवर था उसने नियंत्रण खो दिया और ट्रॉली जो है वो सीधे गड्ढे में जाकर गिरी। हालांकि इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हो गई है, 3 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। वहीं जो परिजन हैं, जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।